हेलो गाइस, देखिए आज हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के एक दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, जो सेक्शन 35 में डिफाइन किया गया है, मतलब कि निर्वाचन का सिद्धांत। तो देखिए, निर्वाचन यानी सिलेक्शन हमको कब करना पड़ता है? जब हमारे पास एक से अधिक चीज़ें हों जिसमें से हमको सिर्फ एक को ही चूज़ करना हो। तो जनरल मीनिंग जो है इलेक्शन की, मतलब चुनाव में इतने सारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनमें से आप किसी एक को ही जिताना चाहते हो क्योंकि पोस्ट तो एक ही है, ठीक है। तो सेम ऐसी चीज़ यहाँ पे भी है। जब आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के रेफरेंस में इसको पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड करके पढ़ेंगे, तो तब क्या होगा उसका मतलब कि आपके पास कोई संपत्ति है, उससे रिलेटेड आपको दो अधिकार दिए जा रहे हैं जिनमें से आप एक को ही चूज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक ही टाइम पे एक ही दस्तावेज से आप अधिकार को स्वीकार भी करें, एप्रोबेट भी करें, और उसको अस्वीकार भी करें, रिप्रोबेट भी करें, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक ही टाइम पे आप किसी चीज़ को या तो स्वीकार करें, उससे भी आपको कोई ना कोई प्रतिफल कंसिडरेशन मिल रहा है, और उसको अस्वीकार कर रहे हैं तो भी आपको कंसिडरेशन कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, ठीक। तो उसका मतलब देखिए, अब जो सेक्शन में डिफाइन किया गया है उसको हम देखते हैं। तो सेक्शन 35 क्या बोलता है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करने की, मतलब किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ को जो उसकी नहीं है, किसी और को ट्रांसफ़र करने की प्रवंजना करता है, यानी कि प्रोफेस करता है। प्रोफेस मतलब कि क्या कर रहा है? वो ढोंग कर रहा है, ठीक। किसी ऐसी संपत्ति को किसी और को अंतरण करने की वो प्रोफेस कर रहा है जो उसकी खुद की नहीं है, और इस बात को या तो वो जानता है कि वो उसकी नहीं है, या फिर वो उस बात से अनभिज्ञता पूर्वक ये सोचता है कि हो सकता है वो संपत्ति मेरी है, इसलिए वो उसको क्या करता है? बेचता है किसी और व्यक्ति को, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, दो संव्यवहार हैं। एक तो होता है ट्रांसफरर, अंतरणकर्ता, जिसकी संपत्ति नहीं होती है। दूसरा होता है ट्रांसफरी, मतलब जिसको अंतरित की जा रही है, ठीक है। तो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गई, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे से कोई ना कोई कंसिडरेशन या प्रतिफल मिल ही रहा है। जो आप कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं, मतलब संविदा बिना प्रतिफल के संभव ही नहीं है। कुछ चीज़ों को, अपवादों को छोड़ दें तो, जैसे कि नैसर्गिक प्रेम है, बाप बेटे का, माँ बेटे का कोई संबंध है, तो उस प्रेम के तहत अगर किसी को कुछ चीज़ दिया जा रहा है तो बिना किसी धन के एवज में, बिना किसी प्रतिफल के एवज में भी दिया जा सकता है। और जैसा दान, हम गिफ्ट पढ़ते हैं, तो दान जो है बिना किसी प्रतिफल के ही दिया जाता है। उसके बदले में आप जिसको दान दे रहे हो उससे कुछ लेते तो नहीं हो, ठीक। तो लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, चूंकि संव्यवहार है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस ट्रांसफ़र में भी कोई ना कोई कंसिडरेशन दोनों पक्षकारों को मिलता ही है। तो यहाँ पे एक होता है ट्रांसफरर, दूसरा होता है ट्रांसफरी। लेकिन जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, एक तीसरा पक्षकार भी होता है जो कि ट्रांसफरर से और जो तीसरी पार्टी है जिसको हम असली स्वामी मान रहे हैं, असली मालिक है जो संपत्ति का, उसके बीच में भी एक क्या होती है? एक मौखिक रूप से समझिए एक संविदा होती है, लिखित भी हो सकती है क्योंकि एक दस्तावेज ही निष्पादित होता है इसमें। तो क्या होता है कि देखिए, अब प्रश्न ये उठता है कि जो संपत्ति किसी की नहीं है वो उसको किसी को क्यों बेचेगा, ठीक। तो आप ध्यान में रखिए, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर हो रहे हैं, है ना, जो मतलब जो काम होता है दलाल का, फॉर एग्जांपल देखिए इस चीज़ को। तो मान लीजिए प्रॉपर्टी डीलर के पास एक ग्राहक आता है, वो बोलता है कि मुझे पर्टिकुलर वो XYZ वाली संपत्ति पसंद आ गई है, मुझे उस चीज़ को खरीदना है आपसे, ठीक। तो प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है? हो सकता है उसके साइड में कोई ज़मीन लगी हुई हो जो उसकी खुद की है, जिसपे उसका स्वामित्व है, वो उसको पता है, लेकिन उसके बाद जो और ज़मीन लगी हुई है वो उसकी नहीं है, लेकिन उसका जो ग्राहक है वो उससे उस ज़मीन को भी खरीदना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो पक्षकार तो यहाँ पे हो ही गए, एक प्रॉपर्टी डीलर, दूसरा उसका ग्राहक। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर के लिए अब ये लायबिलिटी आ गई कि वो अपने ग्राहक को अपनी संपत्ति के अलावा वो साइड वाली संपत्ति भी दे जो किसी और की है और जिसको वो जान रहा है कि वो मेरी नहीं है, ठीक। तो उस कंडीशन में वो जो असली स्वामी है संपत्ति का, जो उसके जमीन के साइड वाली जमीन है, उसका जो असली स्वामी है, उसके पास वो जाएगा और उससे उसके सामने एक मतलब कि दो ऑफर रखेगा। एक ऑफर ये है कि या तो आप उस संपत्ति को मुझे दे दो, उसके बदले में मैं आपके जो ज़मीन है उसका मूल्य या उससे ज़्यादा मूल्य, अधिक मूल्य मैं आपको अदा करूँगा, या तो फिर आप अगर मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो फिर मैं आपकी ज़मीन को नहीं हथियाऊँगा और आप अपने ज़मीन के मालिक बने रहोगे, ठीक है। तो एक ही दस्तावेज के द्वारा दो अधिकार दिया जा रहा है जो असली स्वामी है संपत्ति का उसे, ठीक।
तो अगर स्वामी जो है मतलब जो मालिक है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति को किस प्रकार अंतरित किया जा सकता है इस बारे में है। ठीक है, इसमें आपको सेक्शन 5 हमेशा याद रखना है। जिस प्रकार का भी ट्रांजेक्शन हो या फिर ट्रांसफर हो उसमें कि कौन अंतरित कर सकता है। तो एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को किया गया अंतरण ही हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, जो असली स्वामी है अगर उसको ये फायदे का सौदा लग रहा है कि देखिए मान लीजिए उसकी जमीन 10 लाख की है, उसके बदले में उसको 15 लाख दे रहा है प्रॉपर्टी डीलर, अपनी जमीन छोड़ दो बिना किसी दबाव के। ठीक है, सिर्फ ये कंसिडरेशन है, कोई दबाव या कोई और किसी तरीके से उसको जानबूझ के हथियार नहीं रहे संपत्ति को, उसके वाजिब दाम दे रहे हैं उसकी जमीन की। ठीक है, और उसको पूरी कंडीशन मतलब ये क्लियर भी कर दिया है कि आपकी संपत्ति मैं किसी और को बेचना चाहता हूँ और मैं जान रहा हूँ कि ये संपत्ति मेरी नहीं है, आपकी है, लेकिन मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूँ कि या तो आप अपने जमीन के मालिक बने रहें या फिर अपने जमीन का जो हित है, जो स्वामित्व है, कब्जा है, उसको आप छोड़ दें, उसको मुझे दे दें, उसके बदले में मैं आपको कंसिडरेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो निर्वचन का जो सिद्धांत है उसके लिए टाइम लिमिटेशन है कि 1 वर्ष के अंदर ही डिसाइड करना पड़ेगा, जो प्रॉपर्टी का असली मालिक है उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो ऐसे अधिकार को, ऐसे प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहता है या डिनाई करना चाहता है। ठीक, तो वो या तो मौखिक रूप से डायरेक्टली बता सकता है ट्रांसफरर को, ट्रांसफरर यानी कि प्रॉपर्टी डीलर, उसको वो बता सकते हैं कि वो स्वीकार कर रहा है उसके प्रपोजल को या नहीं कर रहा है। और अगर वो बिना उसके प्रपोजल के बारे में बिना कुछ कहे अगर अपने बिहेवियर से यानी कि इनडायरेक्टली विवक्षित रूप से ऐसा आचरण दिखाता है कि जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने निर्वचन के सिद्धांत को यूज करते हुए अपने प्रॉपर्टी राइट्स को छोड़ दिया है। ठीक, फॉर एग्जांपल देखिए कि अगर मैं मतलब कि मैं अगर प्रॉपर्टी डीलर हूँ, अगर मैंने सामने वाले व्यक्ति को जिससे मैंने संपत्ति में खरीदना चाह रही हूँ उसको मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं आपको आपकी जमीन छोड़ने के बदले कोई और जैसे कोयले की खदान मैं आपको देना चाह रही हूँ। ठीक, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि अपने जमीन का जो अधिकार है उसको उपयोग करना बंद कर देता है और वो मेरे द्वारा जो ऑफर किए गए कोयले की खदान है वहाँ वो उसको यूज करना या कोयले को निकाल के उसका ट्रांसफर करना ये सब स्टार्ट कर देता है। ठीक, तो यहाँ वो प्रॉपर्टी डीलर को एक्सप्रेसली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन वो अपने आचरण से इनडायरेक्टली वो ये बता रहा है, स्पष्ट कर रहा है कि उसने अपने प्रॉपर्टी के राइट्स को छोड़ दिया है। ठीक है, तो अगर वो एक्सप्रेसली नहीं बोल रहा है तो आचरण से स्पष्ट हो जाता है, और नहीं तो फिर 1 साल के अंदर अंदर उसको स्पष्टता ये क्लियर करना होगा कि वो ऐसे प्रपोजल को स्वीकार कर रहा है या अस्वीकार कर रहा है। ये एक ही दस्तावेज में निष्पादित होगा। इसके अलावा ध्यान देना है कि ये चल और अचल दोनों संपत्ति पे लागू होता है, और इसके साथ ही ये हिंदू धर्म में मतलब हिंदू संप्रदाय के लोग और मुस्लिम संप्रदाय दोनों संप्रदायों में ये एक तरीके से लागू होता है। क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट हैं, हमको पता है कि कुछ चीज़ें जो हैं सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों में लागू होती है, सक्सेशन वगैरह का जो हम देखते हैं उत्तराधिकार, कुछ सिर्फ मुस्लिमों में लागू होती है, लेकिन ये चीज़ जो है वो दोनों में लागू होगी। तो बस यही है कि प्रॉपर्टी जो चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसमें ऐसे व्यक्ति द्वारा संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है जो या तो जानता है या तो इस बात से अनभिज्ञ है कि संपत्ति जिसको वो अंतरित कर रहा है वो संपत्ति उसकी नहीं है। ठीक, दूसरा, संपत्ति का जो असली मालिक है उसको इसके बदले में कोई प्रतिफल दिया जा रहा है, बिना किसी दबाव के किया जा रहा है। तीसरा, ये भी ध्यान देना है कि अवैध तरीके से या अवैध संपत्ति का हस्तांतरण इसकी विषय वस्तु नहीं होगी, इसका सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर शेड्यूल ट्राइब की जो जमीन है अनुसूचित जनजाति की जो जमीन है उसको खरीदना या उसको बेचना ये कानूनन क्या है, गलत है। ठीक है, अवैध है। अगर ऐसी संपत्ति के लिए आप किसी शेड्यूल ट्राइब वाले व्यक्ति को मना लेते हैं कि तुम्हारी 10 लाख की जमीन है उसके बदले मैं 15 लाख दे रहा हूँ, उसको अब तुम मुझे किसी और को बेचने का राइट्स दे दो, तो ये इलीगल ही होगा। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसफर के लिए आप किसी को सेक्शन 35 के तहत ट्रांसफर मतलब निर्वाचन का सिद्धांत यूज करने का आप ऑफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देना है कि देखिए, हो सकता है कि प्रॉपर्टी को मतलब प्रॉपर्टी डीलर ने जो ऑफर दिया है मकान जमीन के असली मालिक को जो ऑफर दिया गया है उसको वो अस्वीकार कर दे। ठीक है,
तो अस्वीकार करता है अगर, तो फिर जो पहला कॉन्ट्रैक्ट हम देख रहे थे ट्रांसफरर यानी कि प्रॉपर्टी डीलर और उसके ग्राहक यानी कि ट्रांसफरी के बीच, ठीक, तो इस ट्रांसफरी ने कुछ ना कुछ कंसिडरेशन, कुछ ना कुछ भुगतान तो इसको दिया ही होगा प्रॉपर्टी डीलर को। उसके दम पे ही प्रॉपर्टी डीलर असली मालिक को ये ऑफर दे रहा था कि 15 लाख में तुमको दे देता हूँ, 10 लाख की जमीन हमको दे दो, ठीक। तो यहाँ पे अगर असली जो मालिक है, असली जो संपत्ति का मालिक है, वो डिनाई कर देता है ऑफर को, वो बोलता है मैं अपनी जमीन नहीं छोड़ूंगा, मुझे तुम्हारा ऑफर जो है एक्सेप्ट नहीं है, डिनाई करता हूँ मैं, तो उस कंडीशन में ये जो ट्रांसफरी है उसको हम क्या बोलेंगे, डिसअपॉइंट ट्रांसफरी, ठीक है। मतलब कि नैराश्य या फिर मतलब जो असफल हो गया है, असफल अंतरिति, ठीक। तो इस कंडीशन में इसके भी कोई ना कोई राइट्स जीवित रहेंगे। कहने का मतलब या तो वो उस संपत्ति के मूल्य के बदले का पूरा जो कंसिडरेशन है वो इस ट्रांसफर से एक्सेप्ट कर ले, वसूल कर ले, या फिर कोई और कंसिडरेशन वो उससे वसूल कर सकता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान देना है। इसके अलावा जो रिलेटेड केसेस हैं उसको भी आप सर्च करिए, देखिए, और बस कॉन्सेप्ट इसमें इतना ही है। थैंक यू।